एंड थर्ड बच्चों यहाँ पर जो डिक्लेरेशन यहाँ पर दी जाएगी, और वो तीसरी डिक्लेरेशन यहाँ पर क्या होगी, that is the all the documents filed with the registrar for the registration of the company contain the information that is the correct and complete and the true। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वो सारी डिक्लेरेशन यहाँ पर फॉलो की जाएगी। फिर बच्चों इसके बाद हमने ये भी बात कर ली कि एड्रेस देना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और क्या बताना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, आपका लिख लेना है यहाँ पर अगर किसी को नहीं पता है तो, दैट इज द डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर, कि जो भी कंपनी का सब्सक्राइबर बना है हमें उसकी डिटेल भी यहाँ पर देनी पड़ेगी। और वो क्या डिटेल होगी बच्चे, यहाँ पर पर्टिकुलर्स ऑफ द नेम, सरनेम, फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटीज, और बाकी जो डिटेल है वो भी हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी अलोंग विद द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। दैट्स योर पॉइंट, जो यहाँ पे बताया गया है। जो बार बार कह रहा हूँ, फॉर्म नंबर आपको याद करना कंपल्सरी नहीं है, आपको फॉर्म नंबर याद मत करना। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर, दैट इज दिस पर्टिकुलर द पर्सन्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स एज फर्स्ट डायरेक्टर, जो भी कंपनी फर्स्ट डायरेक्टर है उसकी डिटेल हम वहां पर देंगे, एंड उस पर्सन का इंटरेस्ट, उसकी कंसेंट, बात की थी ना यहाँ पे, उसकी कंसेंट भी यहाँ पर जाएगी कि वो कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद और पॉइंट जो इसके बाद थे, ये तो सारे डॉक्यूमेंट हमने रजिस्ट्रार को फाइल कर दिए थे। रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट फाइल करने के बाद क्या, अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, अगर उसको लगता है कि सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर दिया गया है तो वो आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी में एंटर कर देता था, और उस केस में आपको सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन वो इशू करता था, ठीक है। तो चलो आप पढ़ते हुए देखो क्या लिखा गया, रजिस्ट्रार टेल रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एंड इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपको सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, ठीक है। और देखो क्या लिखा गया, ऑन और फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट, जो डेट सर्टिफिकेट में लिखी गई है, रजिस्ट्रार सेल अलॉट टू द कंपनी सर्टिफिकेट, सॉरी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जिसको हम क्या बोलते थे, दैट इज सिन। और आपको ये भी पता है बच्चों, विच सेल बी द डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी फॉर द कंपनी एंड विच सेल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द सर्टिफिकेट, उसको भी सर्टिफिकेट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसी तरह बच्चों हमने कर लिया अभी। और ये भी मैंने आपको बताया कि सेल मेंटेन एंड प्रिजर्व द ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड द इंफॉर्मेशन, ठीक है। और कब तक रखनी पड़ेगी, जब तक वो कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती तब तक ये डाटा कंपनी को अपने पास रखना पड़ेगा। सारा डाटा नहीं कर रहा बच्चों, यहाँ पे सिर्फ जो इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग डाटा है हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं कि वो उसको रखना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पे तो यहाँ तक बच्चों हमारी बातें हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ना ये जो टॉपिक है ना 7.5, 7.6 और 7.7, ये किस चीज की बात करता है कि अगर आपने जब आरओसी से कंपनी बनवाई और उस टाइम पे अगर आपने कोई भी फॉल्स एंड इनकरेक्ट अगर इंफॉर्मेशन दे दी तो क्या होगा, फॉल्स और अगर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई तो क्या होगा। लेकिन थोड़ा सा बच्चों जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था तो इसको बहुत ध्यान से देखना, इसमें क्या चीज़ आपकी यहाँ बताई गई है। यहाँ पर मैं इसको नोट लिख देता हूँ इसके बाद, और इसमें बच्चों नोट में याद रखना 7.5 फर्स्ट जो आपको बताने वाला हूँ, 3 सेक्शन आपको बताने वाला हूँ, 7.5, 7.6, 7.7। अब जो यहाँ पर ना आपने क्या किया, आपने गलत इन्फॉर्मेशन आरओसी को दे दी और आरओसी को पता चल गया, फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन हमने रजिस्ट्रार को दे दी, और देने के बाद अभी तक कंपनी हमने बनाई नहीं थी, ठीक है, अभी तक कंपनी बनी नहीं है, कंपनी नॉट इनकॉर्पोरेटेड, या फिर हो सकता है बच्चों यहाँ पे कंपनी बन गई, अब तो कंपनी में डायरेक्टर भी है, कंपनी में सब कुछ है जी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक। और पता कब चला, जब कंपनी बन चुकी है उसके बाद पता चला कि कंपनी ने जो डॉक्यूमेंट हमें दिए थे ना वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट नकली थे, नकली मतलब फॉल्स थे, गलत थे। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना, अगर कंपनी अभी तक नहीं बनी है ना तो अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो इस केस में तो बस कौन सा सेक्शन हम लगा देंगे, 7.5। लेकिन अगर कंपनी बन चुकी है तो इस केस में 2 सेक्शन हमारे इंसर्ट होंगे, सेक्शन 7.6 एंड 7.7। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर 7.5 एंड 7.6 एंड 7.7 आपको वहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा जो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। बच्चों इसमें सिंपल थिंग यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो पर्सन, जिस पर्सन ने अप्लाई किया था, जिस पर्सन डॉक्यूमेंट दिए थे, उसके ऊपर हम पेनल्टी लगा देंगे, लाइबल। आपको बस एक सेक्शन याद करना बच्चों यहाँ पे, अंडर सेक्शन 447,
447 में क्या लिखा गया है, अभी बस इतना याद रखो कि फ्रॉड के केस की पेनल्टी बताई गई है 447 में। क्लियर है क्या, वो आपको अभी नहीं करना है, वो आपको सीए इंटर लेवल पे आपको करना है। अभी बस इतना याद रखो कि 447 में क्या बताया गया है, पेनल्टी बताई गई है, बस। ठीक है जी यहाँ पे। और 7-6 एंड 7-7 बच्चों यहाँ पर ये कब की बात करिएगा, तो दैट्स मीन कि कंपनी बनने के बाद। अब कंपनी बनने के बाद तो कंपनी में कौन कौन आ चुका है, कंपनी में प्रमोटर भी होगा, कंपनी के डायरेक्टर भी होंगे, है ना। तो इन सब के लिए क्या कहा गया, तो सेम पेनल्टी इनके लिए भी कही गई कि यू आर लाइबल अंडर सेक्शन 447, कि आप 447 के अंदर लाइबल रहोगे, आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है जी यहाँ पे। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पे जो कंपनी बन चुकी है उस कंपनी का क्या किया जाए। यहाँ तो चलो ठीक था, 7-5 में कंपनी बनी नहीं थी, बस पेनल्टी लगा के काम खत्म। तो इस केस में बच्चों अगर ऐसा हो गया ना, तो 7-7 सेक्शन वहां पर लगेगा। और 7-7 में क्या लिखा गया, रजिस्ट्रार ना एनसीएलटी को बताएगा। एक न्यू वर्ड आपके पास आ रहा है बच्चों यहाँ पे, एनसीएलटी, डेट इज द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और इसे बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, कि पहले आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का मीनिंग आपको बताता हूँ बच्चों यहाँ पे। पहले बच्चों 1956 में पता है क्या था, सारा काम कोर्ट करता था। अब हमने वहां पे क्या किया, कोर्ट की पावर को हटा के एक नया डिपार्टमेंट वहां पे बना दिया, जिसको हमने कोर्ट की पावर दे दी, जिससे कि कोर्ट के पास भी बर्डन कम हो जाए और कंपनी में इजीली केस जल्दी जल्दी सोल्व हो जाए। ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो उस डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट का नाम बनाया गया बच्चों यहाँ पे, दैट इज द एनसीएलटी। तो आरओसी ना एनसीएलटी को बताएगा कि सर ऐसे ऐसा हो गया, कंपनी बन गई, फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। एनसीएलटी कहेगा अच्छा ऐसा हुआ है, तो वो एनसीएलटी कंपनी को बुलाएगा, कंपनी को एक बोलने का मौका देगा, दैट इज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर। इसको दिया बच्चों यहाँ पे मौका कंपनी को कि भाई आप बताओ क्या किया जाए। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर उसके बाद ऑर्डर पास किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद हम ऑर्डर पास करेंगे, तो यहाँ पर वो ऑर्डर एनसीएलटी क्या पास कर सकता है, ये आपके एग्जाम पूछा जाता है बच्चों यहाँ पे। तो पहला बच्चों यहाँ पे आता है कि एनसीएलटी क्या कर सकता है, खुद खुद उस कंपनी के मैनेजमेंट को रेगुलेट कर सकता है, रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग, अगर रजिस्ट्रार को लगता है, सॉरी एनसीएलटी को लगता है कि मुझे कुछ चेंजेस करवाने चाहिए, तो वो चेंजेस भी उसमें करवा सकता है, चेंजेस इफ एनी। दैट्स पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर बी बच्चों यहाँ पर और क्या कर सकता है, इस कंपनी के जितने भी मेंबर हैं उसकी लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑर्डर दे सकता है कि अब से जो इस मेंबर, जितने मेंबर यहाँ पर है, सबकी लायबिलिटी को हम अनलिमिटेड कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर सी बच्चों यहाँ पे और क्या ऑर्डर वहां पे दे सकता है, वो अगर मान लो कंपनी नहीं मानती है, चीजें सही नहीं करती हैं, तो डायरेक्ट कंपनी का नाम रिमूव कर सकता है, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तो उसमें से वो रिमूव कर सकता है कि कंपनी का कंपनी नहीं मानी जाएगी। एंड पॉइंट नंबर डी यहाँ पे और क्या ऑर्डर दे सकता है, वाइंडिंग अप का प्रोसीजर भी फॉलो कर सकता है। अभी चलो ठीक है, हम डायरेक्ट रिमूव ना करके वाइंडिंग अप कर देते हैं, या फिर बच्चों एनी अदर ऑर्डर। तो इस तरह के बच्चों वहाँ पे ऑर्डर पास किए जा सकते हैं, इसकी तरफ से एनसीएलटी, वे आप कंपनी को प्रॉपर वैसे रेगुलेट नहीं कर रहे हो तो। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो दैट्स योर प्रोविजन। जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि एनसीएलटी क्या ऑर्डर देता है, फॉल्स एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो आपको वहाँ बच्चों 7-5, 7-6 और 7-7 आपको वहाँ पे लिख के आना पड़ेगा। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो ये था जी आपका नोट नंबर 1, जिसमें मैंने आपको 7-5, 7-6 और 7-7 आपको बताया। ठीक है, और देखो नोट्स में क्या लिखा गया है, आओ पढ़ते बच्चों यहाँ पर नोट्स में क्या लिखा गया है आपका। इफ एनी पर्सन फर्निशेज एनी फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन या सप्रेस एनी मेटेरियल इंफॉर्मेशन, तो देखो इसमें क्या लिखा गया, ऑफ विच ही इज अवेयर, उसको पता था, तो देन ही शेल बी लाइबल फॉर द एक्शन अंडर सेक्शन 447 के लिए वो वहां पर लाइबल हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे, अब ये तो देखो यहाँ पे सिंपल पॉइंट कह दिया ना, कोई इनकॉर्पोरेशन की बात नहीं की, लेकिन 7-6 में साफ साफ उसने बोल दिया
वेयर एट एनी टाइम बट आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनने के बाद इट इज प्रूव दैट कि कंपनी हैज गोट इनकॉर्पोरेटेड बाय द फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो किस किस को फंसाएंगे बच्चों, देखो यहाँ पे प्रमोटर, पर्सन नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर, और जिस जिस पर्सन डिक्लेरेशन दी थी याद है वो सीए, सीएस, सीएमए, मैनेजर, सेक्रेटरी, तो वो सब यहाँ पे फंसे जाएंगे। ईच बी लाइबल फॉर द एक्शन अंडर सेक्शन 447। ठीक है, एंड साथ में एनसीएलटी क्या करेगा इसके साथ में, दैट इज ये लाइन छोड़ देना जो विदाउट, यहाँ से स्टार्ट करना, वेयर ए कंपनी हैज गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय द फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो क्या लिखा गया, ट्रिब्यूनल में किसके एप्लीकेशन मेड टू इट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट सो वारंट, तो वो क्या कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे, पास सच ऑर्डर किस इसका, फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस इफ एनी, अगर मेमोरेंडम में आर्टिकल को चेंज करना है तो कर सकता है। सेकंड ऑर्डर बच्चों यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी अनलिमिटेड, डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, पास सच एनी ऑर्डर एज इट में डीम फिट। ठीक है, लेकिन इसमें जो मैंने आपको साथ क्या बताया कि अगर ऐसा ऑर्डर देगा तो पहले पार्टी को बोलने का मौका दिया जाएगा, दैट्स अ पॉइंट। ठीक है, और बच्चे ये पॉइंट इसके अंदर नहीं करना, ठीक है, ये वाला करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको छोड़ देना चाहिए। मेन जो जो पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, और बच्चे ये भी आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जो इसमें नीचे दिया गया ना, ये अगर करना चाहो कर सकते हो। वैसे अभी जो मैंने आपको कहा था सब्सक्राइबर की डिटेल क्या क्या जाएगी बस वो बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये सारी डिटेल मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर ली है, तो आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, इससे बच्चों एक टॉपिक और है डेट द स्पाइस, ये आपके सिलेबस से हट चुका है बच्चों, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो देखो कितना बड़ा टॉपिक था, ये इसमें करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, मैं अपने जब नेक्स्ट वाले नोट्स दूंगा तो उसमें ऑटोमेटिकली मैं भी हटा दूंगा। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक सेक्शन 9 आपका रहता है, सेक्शन 9 का हेडिंग को क्या लिखा गया, कंपनी बन गई तो अब कंपनी का इफेक्ट क्या रहेगा, डेट द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो बच्चों ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके साथ लिख लेना, ये एक्चुअली में डिफाइन क्या करता है, सेम एज फीचर्स ऑफ द कंपनी, जो आपने चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 में आपने किया था, तो ये फीचर्स ऑफ द कंपनी को डिफाइन करता है कि जो कंपनी बन जाएगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, आपको पता है, एप्लीकेबल एंटिटी मानी जाएगी, परपेचुअल सक्सेशन होगा, लिमिटेड लायबिलिटी होगी, तो वो सब पॉइंट यहाँ पर दिए गए यहाँ पे, तो ये आपको फिर से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ये टॉपिक पहले से पढ़ चुके हो बच्चे यहाँ पर। ठीक है, तो दैट्स वन, तो यहाँ पे जो दिया गया है। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद क्या क्या कर ले बच्चों, यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर मेरा कंप्लीट हो गया है, छोटे छोटे 2 पॉइंट और रह गए बच्चों यहाँ पे, चलो अब नोट्स में से आपको बता देता हूँ कि 2 पॉइंट हमारे कौन कौन से रह गए हैं। पहला पॉइंट रह गया बच्चों यहाँ पे, हु इज प्रमोटर, प्रमोटर किसको कहा जाता है। अगर बच्चों जनरल मीनिंग अगर लेता हो ना, तो जो आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि जिसके माइंड में आइडिया आया था कि मुझे कंपनी बनानी है, ठीक है, उसने आपने उस आइडिया को फ्लोट किया, इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या रिजल्ट आता है कि कंपनी बनकर रेडी हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते थे, दैट्स अ प्रमोटर। बट अब बच्चों न्यू कंपनीज एक्ट में इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है और एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, तो प्लीज बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ना है आपको कि इनकॉर्पोरेशन केस में क्या चीजें फॉलो की जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बताया गया डेफिनेशन प्रमोटर में, किस चीज को लेंगे, नंबर 1, तो जिस फर्स्ट वन कहा गया बच्चों यहाँ पे, प्रमोटर मींस ए पर्सन जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है या फिर जिसका नाम कंपनी के एनुअल रिटर्न में लिखा गया है एज प्रमोटर। ठीक है, नेम्ड एज सच मतलब यहाँ पे एज प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस और इन द एनुअल रिटर्न, और ये बच्चों सेक्शन याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एनुअल रिटर्न का सेक्शन है, एनुअल रिटर्न की सेक्शन में आपके आती है। सेकंड बच्चों यहाँ पे क्या आता है, जो कंपनी को कंट्रोल करता है, कंट्रोल होता है कंपनी, चाहे वो डायरेक्टली कर रहा है या इनडायरेक्टली कर रहा है, क्या बन के कर रहे हैं, पहले प्रमोटर था, अब क्या बन चुका है, कंपनी का शेयर होल्डर बन चुका है, कंपनी का डायरेक्टर बन चुका है, या कंपनी का अदरवाइज इसके अलावा कुछ और बन गया है, कंपनी का क्रिएटर बन गया है, कंपनी का मेंबर बन गया है, तो वो सब इसके अंदर आपका आगे बच्चे यहाँ पर कि वो प्रमोटर कम शेयर होल्डर, प्रमोटर कम डायरेक्टर, प्रमोटर कम एम्प्लॉई, प्रमोटर कम क्रिएटर, इस तरीके से उसको कहा जाएगा वहाँ पे बच्चों पे। तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे क्या बताएगा, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस, एक ऐसा पर्सन बच्चों जो कंपनी में किसी पोजीशन पे नहीं है लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स को एडवाइस देता है एंड डायरेक्टर उसकी एडवाइस को मानने के लिए मजबूर है। ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्टर उसकी उस एडवाइस को मानने के लिए मजबूर है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाएगा, दैट्स कॉल्ड द प्रमोटर। तो ध्यान से पढ़ना, एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अकस्टम टू एक्ट, उसको मानने के लिए मजबूर है। ठीक है, यहाँ पे तो 3 पॉइंट यहाँ पर लिए गए,
नंबर 1 जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है और एनुअल रिटर्न में लिखा गया है सच। नंबर 2 पॉइंट में यहाँ पे जो कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर एज ए शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। तीसरा पॉइंट जो पर्सन जिसकी एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अकस्टम्ड टू एक्ट, उसको मानने के लिए वो रेडी है बच्चों यहाँ पे। तो दिस इज द पॉइंट जो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि हम प्रमोटर किसको कहेंगे। लेकिन अभी बच्चों यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है। पॉइंट नंबर सी की एक्सेप्शन ओनली, सारे पॉइंट की नहीं बच्चों, सिर्फ पॉइंट नंबर सी की। और वो क्या कहता है, अगर वो पर्सन जो एडवाइस देता है ना, वो अगर वो काम किस पोजीशन पे करता है, प्रोफेशनल कैपेसिटी के बेस पे कर रहा है ना, तो फिर याद रखना फिर वो प्रमोटेड डेफिनेशन में नहीं आएगा। एक पर्सन अगर एडवाइस देता है इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो हम उसको यहाँ पर प्रमोटर मानकर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा गया है ये पॉइंट अप्लाई नहीं होगा किस पर्सन में, जो एक्टिंग मेयरली इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी, जो प्रोफेशनल कैपेसिटी के बेस पे काम कर रहा है बच्चों यहाँ पे। तो दैट्स योर डेफिनेशन, जो प्रमोटर की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, जो बच्चों आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो यहाँ क्या दिया गया, ये तो हो गया ना, ये 3A। ठीक है बच्चों, ये जो 3A का टॉपिक है ना, या तो ये आपसे इंडिविजुअल अलग से पूछा जाएगा, या फिर इसको ना अगर पूछा जाए तो आप इसको एक जगह और लिख सकते हो, जो आपने टॉपिक किया था याद होगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो वहां पर भी इसको किया जा सकता है बच्चों यहाँ पे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में। और उसमें क्या लिखा गया बच्चों यहाँ पे, अगर आप एक कंपनी बनाते हो तो पब्लिक कंपनी मिनिमम 7, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, ओपीसी में 1, है ना। तो बच्चों देखो उन्होंने 700 यहाँ पे कहा, अगर एक पब्लिक कंपनी है और उसमें 7 मेंबर चाहिए थे लेकिन 7 से कम हो गए, पब्लिक प्राइवेट कंपनी है 2 मेंबर चाहिए थे 2 से कम हो गए, और कंपनी अपना बिजनेस 6 महीने से ज्यादा हो गए कैरी कर रही है, जितने नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस हो गए थे। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना बच्चों, क्या लिखा गया, एवरी पर्सन जितने मेंबर उस कंपनी के थे ड्यूरिंग इज मेंबर ड्यूरिंग द टाइम इट्स सो कैरीज ऑन आफ्टर दो 6 मंथ, एंड उनको नॉलेज थी किस चीज की, कि कंपनी बिजनेस कैरी कर रही है विद लेस देन 7 or 2 मेंबर्स एज द केस मे बी, उनकी सैलरी लाइबिलिटी होगी फॉर द वोल डेप्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के सारे डेप्ट की, कौन कौन से कौन, जो उसने ड्यूरिंग द डेट टाइम किए गए हैं, एंड मे बी सेवरली श्योर देयर फॉल। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, जहाँ पर बताया गया है आपका। तो याद रखना, अगर एक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में जितनी स्टैचुरी मिनिमम लिमिट बताई गई है नंबर ऑफ मेंबर्स की, अगर वो उससे कम हो जाती है, अगर उससे कम हो जाती है और कंपनी अभी भी उसी के साथ रिड्यूस्ड मेंबर्स के साथ 6 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू कर रही है, तो जितने भी रिमेनिंग मेंबर होंगे जिनको नॉलेज है, वो सब यहाँ पर लाइबल होंगे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कंपनी के पूरे डेप्ट के लिए। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो दैट्स योर पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर यूनिट नंबर, अगर मैं 3 की बात कर रहा हूँ तो इसमें बहुत इजी, बस यही पॉइंट आपको दिया गया था जो आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर यूनिट नंबर 3 बच्चों कंप्लीट हो चुकी है, बस इतना ही आपको इसके अंदर दिया गया था टॉपिक, जो आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। इजी है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, बस इफेक्ट हमने बात कर लिया, देन योर माइंड जी। ठीक है बच्चों यहाँ पर, चलो जी आ जाओ, 3 यूनिट करनी है आज हमें, पता है ना। यूनिट 3 हमारी हो चुकी है, यूनिट 4 करेंगे एंड यूनिट 5 करेंगे, सर डरा रहे हो आप तो, हाँ बच्चों डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यूनिट नंबर 4 2 पेज की है बस, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी आपकी, गारंटेड। ठीक है, और यूनिट 5 भी आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं है। यूनिट 5 में मेन जो आपको करना होगा, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी, तो बच्चों ध्यान से देखना, लेट्स वॉच। ठीक है, चलो आओ जी यहाँ पर, तो यूनिट 4 बच्चों अपनी स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4, और यूनिट 4 में बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है, दैट इज द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कि शेयर कैपिटल क्या होती है। ओहो गायब हो गया, आ जाओ जी वापस आ जाओ, कहाँ पे हो सर आप, ये रहे। ठीक है जी, तो बच्चों शेयर कैपिटल क्या होती है, तो उस यहाँ पे बच्चों शेयर कैपिटल से पहले वर्ड आता है कि शेयर्स क्या होता है। अगर आपने मीनिंग किया हो यहाँ पे, तो ये मीनिंग प्रॉपर से डिफाइन किया गया बच्चों 2 क्लोज 84 में, जिसमें एक लाइन यहाँ पे लिखी गई है, शेयर इंक्लूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक, एंड इंक्लूड स्टॉक, तो दैट्स द मीनिंग ऑफ शेयर्स। तो सिंपल वैसे बच्चों तो आपको सबको ही पता था।
ठीक है। लेकिन अब बच्चों यहाँ पे अगर शेयर्स की बात करता हूँ, तो आपके शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं सबको पता है कि जी हमारे शेयर्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन आता है बच्चों यहाँ पर, दैट इज द इक्विटी शेयर्स। सेकंड वन आता है बच्चों यहाँ पर, दैट इज द प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी क्या होता है बच्चों, जो प्रेफरेंस नहीं होता। प्रेफरेंस के साथ तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो इक्विटी नहीं होता है ना। तो दैट इज, तो यहाँ पे बच्चों प्रेफरेंस शेयर्स के लिए क्या बताया गया कि प्रेफरेंस में किसको बोलेंगे, तो उसने कहा जी यहाँ प्रेफरेंस को दो चीजों से डिफरेंशिएट यहाँ पर किया गया है। एक तो बच्चों यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया कि भाई जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको एक फिक्स डिविडेंड पे किया जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ इक्विटी। इक्विटी के लिए तो क्या बोला जाता है कि उनको डिविडेंड पे करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रेफरेंस को तो आप डिविडेंड पे करोगे ही करोगे, चाहे कंपनी लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो। एंड सेकंड पॉइंट में यहाँ पे क्या कहा गया, वाइंडिंग अप के टाइम पर इक्विटी के कंपैरिजन में पहले प्रेफरेंस की पेमेंट की जाएगी एट द टाइम ऑफ पेमेंट, सॉरी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। कि वाइंडिंग अप के टाइम पर हम इक्विटी के कंपैरिजन में सबसे पहले पेमेंट किसकी करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट पहले करते हैं। तो बच्चों ये दो डिफरेंस यहाँ पर आते हैं जब हम कोई प्रेफरेंस शेयर्स का डेफिनेशन बोलते हैं। तो ये सिंपल प्रेफरेंस से दो ही पॉइंट बताए गए। इक्विटी क्या होगा, विच इज नॉट, विच इज नॉट द प्रेफरेंस शेयर्स, बस। ठीक है यहाँ पे, तो बस यही चीज इतनी दी गई आपकी इक्विटी और प्रेफरेंस की। यूनिट नहीं अभी पढ़ रहे हैं, यूनिट में और क्या आता है बच्चों यहाँ पे, सिर्फ एक छोटा टॉपिक और है जो आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है। इसके बच्चे यहाँ पर इसमें एक टॉपिक और आपका दे रखा है कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की आपकी होती है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, और बच्चों टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में फर्स्ट वन जो आपका यहाँ पे आता है दैट्स कॉल्ड ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल पढ़ा हुआ है ना ये बच्चों आपने, ऑथराइज्ड। ऑथराइज का बच्चों एक नाम और होता है दैट्स कॉल्ड नॉमिनल, या आप इसके नाम और कह सकते हो रजिस्टर्ड कैपिटल, कुछ भी कह सकते हो जहाँ पे आप इसको ऑथराइज भी कह सकते हैं, उसको हम नॉमिनल भी कह सकते हैं, जिसको हम रजिस्टर भी कह सकते हैं। तो बच्चों सिंपल थिंग है, आपने पढ़ा होगा ऑथराइज किसको बोलते हैं, दैट द मैक्सिमम कैपिटल जो एक कंपनी इशू कर सकती है। पढ़ा हुआ ना आपने, दैट द मैक्सिमम कैपिटल। फिर बच्चों इसके बाद जो सेकंड बताया गया, इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल किसको कहेंगे बच्चों, नाम से तो इशूड, जो आपने इशू की है, दैट इज द, इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच हैव बीन इशूड। ठीक है। अब बच्चों जरूरी नहीं है कि इशूड जितनी हुई है उतनी सब्सक्रिप्शन होगी। तो नेक्स्ट कैपिटल कौन सी आती है, दैट्स कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है। और जो सब्सक्राइब हम किसको बोलेंगे, इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड, जो सब्सक्राइब्ड हो चुकी है। ठीक है। फाइन नंबर 4 बच्चों यहाँ पे कोल्ड अप कैपिटल। ये भी सबको पता है कि कोल्ड अप कैपिटल होता है, इट इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। याद रखना यहाँ पे, इट हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए इसको कॉल कर दिया गया है। एंड लास्ट में यहाँ पे जो दी गई है दैट्स कॉल्ड पेड अप कैपिटल। तो सिंपल क्या बोलेंगे पेड अप कैपिटल में, विच हैज बीन पेड अप। ठीक है यहाँ पे, तो बस आपको कहा था ना 5 से 10 मिनट का टॉपिक है, तो बस इतना ही टॉपिक अब जो यहाँ पे आपको दिया गया है कि शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक इंस्टीट्यूट ने इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो डोंट वेरी, ज़्यादा आपको डिटेल में टॉपिक नहीं करना है। ये टॉपिक आपका जो डिटेल में आएगा वो आपके नेक्स्ट लेवल सीए इंटर में आपका ही आएगा, तो अभी तो बस आपको इतना ही इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गई बच्चों। यहाँ पर देखो छोटी सी यूनिट थी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस एंड दैट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। 11 बच्चों यहाँ पर, तो दैट्स योर पॉइंट जो आपको यहाँ पे फॉलो करना था। ठीक है जी, तो चलो जी आ जाओ। तो कौन कौन सी यूनिट कर ली बच्चों हमने आज अभी तक, मैंने आपको यूनिट नंबर 3 आपको कंप्लीट करवा दी है, यूनिट नंबर 4 आपको कंप्लीट करवा दी है, एक लास्ट यूनिट हमारी रहती है यूनिट नंबर 5, दैट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है यहाँ पे आप बहुत अच्छे बच्चे हो, चलो करते हैं कंप्लीट, इसमें और क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी। तो लो जी यूनिट नंबर 5 आपकी लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पे,
और बच्चों यूनिट नंबर 5 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम में इसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है। और टॉपिक है बच्चों यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो बच्चों यहाँ पे ना मेमोरेंडम और एसोसिएशन क्या होता है, क्या क्या चीज़ इसके अंदर बताई जाती है, ठीक है, तो वो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर आएंगी। देखो जब बच्चों हम कोई कंपनी बनाते हैं, हमने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की, तो हम कंपनी के ना दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी के बनाए जाते हैं, टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी के बनाए जाते हैं। और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं बच्चों, सबको पता है, दैट इज द MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पढ़ा हुआ ना बच्चों यहाँ पे। अब डिफरेंस क्या होता है सर इनमें, मेमोरेंडम किसको बोलते हैं, आर्टिकल किसको बोलते हैं, तो ध्यान से बच्चों मेमोरेंडम किसको बोलते हैं। मेमोरेंडम के लिए कहा गया जो कंपनी के, जनरल पॉइंट बता रहा हूँ बच्चों, पहले एक्ट के डेफिनेशन बाद में लेंगे, जो कंपनी के फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशंस को डिफाइन करता है, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का ऑब्जेक्ट, तो जो इन चीजों को डिफाइन करता है उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल हम किसको बोलेंगे, जो कंपनी के इंटरनल रूल्स को डिफाइन करता है, दिस इज कॉल्ड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मेमोरेंडम की बात करें तो ये क्या डिफाइन करता है, डिफाइन define fundamental constitution of company। ठीक है, लेकिन अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो ये क्या डिफाइन करता है, डिफाइन इंटरनल रूल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी किस तरीके से काम करती है, तो इंटरनल रूल्स एंड मैनेजमेंट को डिफाइन किया जाता है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इंटरनल रूल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दैट्स अ पॉइंट। कुछ भी नहीं था सर, ये तो बहुत इजी टॉपिक था, है ना। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, करो जल्दी से, चलो आओ करते हैं बच्चों यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन यहाँ पर क्या दी गई है। अगर बच्चों आपको एक डेफिनेशन आप कर लोगे ना तो दूसरी डेफिनेशन तो बहुत ईजी है। जैसे अगर एमओए आपको समझ में आ गई तो आर्टिकल की डेफिनेशन कुछ बचेगी ही नहीं, है ना। तो चलो आओ जी, तो पहले मेमोरेंडम की डेफिनेशन आपको बताता हूँ, मेमोरेंडम में क्या बताया गया। तो जो एमओए की जो डेफिनेशन दी गई, एज पर लॉ उन्होंने कहा, MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, memorandum of association either originally framed, either originally framed or altered time to time। तो दो चीजें बच्चों वहां पर आ गई कि या तो वो ओरिजिनली फ्रेम्ड हो गई और ऑल्टर्ड हो गई टाइम टू टाइम। ठीक है, अंडर दिस एक्ट, दो चीज बच्चों यहाँ पे ली गई है, अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, दैट्स योर पॉइंट बच्चों जो यहाँ पे बताया गया, अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो दिस इज योर डेफिनेशन बच्चों, यहाँ पे जो एमओए की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि एमओए किसको कहा जाता है। तो एमओए मींस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आइदर ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर टाइम टू टाइम अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, दैट्स अ पॉइंट। पॉइंट बच्चों यहाँ पर। ठीक है, चलो जी अब आर्टिकल देखते हो बच्चों, सेम लैंग्वेज बनाऊंगा मैं यहाँ पे, आप खुद देखना बच्चों यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी गई है। अब यहाँ में लिखा MOA मीन्स, तो वहाँ क्या लिखूंगा बच्चों यहाँ पे, AOA मीन्स, सिंपल पॉइंट बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा AOA मीन्स AOA मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आइदर ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम, या बाद में उसमें अगर कोई ऑल्ट्रेशन करते हैं तो वो भी इसके अंदर आ गई यहाँ पे, अंडर दिस एक्ट अंडर दिस एक्ट, दिस एक्ट मतलब जो अभी जो एक्ट चल रहा है, और एनी
प्रीवियस कम पे लो, अगर आपने पहले वाले एक्टिव कोडिंग अगर उसको ऑल्टर किया है तो प्रीवियस कम पे लो, दैट्स योर पॉइंट। सिंपल, मैंने कहा था ना कुछ हम नया पॉइंट नहीं करेंगे यहाँ पे, तो मैंने वही चीज़ बस आपको बता दी है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई है, दैट्स योर पॉइंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। यहाँ पर एमओई क्या होता है और एओई क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों यहाँ पर, अभी हमें इसके ऊपर और भी डिटेल पढ़नी है बच्चों यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे ना अगर हम एमओई की बात करते हैं और आर्टिकल की बात करते हैं, तो इसको ना प्रॉपर वे से डिफाइन किया गया है कि भाई इसको ना मतलब आपको अगर ये लिखना पड़े तो आप किस तरीके से लिखोगे, ये एक बड़ा इशू वहाँ पर आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सीजी ने क्या किया, रेडीमेड आपको एमओ और एओ तैयार कर दे दिए। और आपको क्या ऑप्शन दी, आप अपने खुद के बनाना चाहते हो मेमोरेंडम आर्टिकल तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें, या फिर अगर आप फॉलो करना चाहते हो, आप एचडी लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दोनों ऑप्शन आपको, ऐसे खुद के बनाओ बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इनको फॉलो करना चाहो जो हमने बना के दिए हैं उसको रखो, आपकी मर्जी है। तो दैट्स मीन बच्चे यहाँ पर कंपनी ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने खुद के बनाए जिसको नाम देते हैं मॉडल, मॉडल एमओए एंड मॉडल आर्टिकल्स। तो मॉडल मतलब जो पहले से ऑलरेडी फ्रेम कर दिए गए हैं। और ये बच्चों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, तो बहुत बहुत ध्यान से देखना इसमें क्या क्या बताया गया। अब जो जो आर्टिकल दिए गए ना, टोटल 5 मेमोरेंडम दिए गए और 5 आर्टिकल दिए गए। और कैसे दिए गए, टेबल की फॉर्म में, टेबल ए बी सी डी एंड ई। सेम थिंग बच्चों यहाँ पर टेबल एफ जी एच आई जे। तो टोटल बच्चों यहाँ पर 5 टेबल्स दोनों की दी गई। सिर्फ 5 टेबल्स कैसे, एमओए तो एक ही होता है, तो बच्चों एमओए तो एक ही होता है लेकिन उसको 5 कंपनियों के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। कौन कौन से बच्चों यहाँ पे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सिंपल। तो चलो आप देखते हो, चलो अभी अगर आप बच्चों कौन सी कंपनी बनाते हो, लिमिटेड बाय शेयर्स बनाते हो, तो उस केस में आपको अगर मेमोरेंडम अप्लाई करने हैं गवर्नमेंट के, तो आपको उसके लिए टेबल ए फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या डिफाइन किया गया, एमओए ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सेकंड बच्चों किसमें दिया गया, एमओए ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब बच्चों मेमोरेंडम में याद रखना, पहले जो वर्ड यूज होता है नॉट हैविंग, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है। टेबल सी बच्चों यहाँ पर एमओए ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, फिर देन वर्ड आता है बच्चों यहाँ पे हैविंग शेयर कैपिटल। देन बच्चों यहाँ पर टेबल डी में एमओए ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, और देन वर्ड आएगा बच्चों यहाँ पे नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। एंड टेबल ई बच्चों यहाँ पर आएगी एमओए ऑफ अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। दैट्स अ पॉइंट। आपको चेक करना पड़ेगा कि मैं जो कंपनी वहाँ पे बना रहा हूँ, लिमिटेड बाय शेयर्स बना रहा हूँ, गारंटी बना रहा हूँ, या फिर अनलिमिटेड कंपनी बना रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग टेबल को चेक किया जाएगा कि आपको कौन सी टेबल फॉलो करनी है बच्चों वहाँ पे। तो दैट्स योर पॉइंट, जो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फॉलो किया जाएगा। इजी है बच्चों यहाँ पे कि हम किसको वहाँ पे फॉलो करेंगे। अब बच्चों अगर पर हम एफ जी एच आई जे की बात करें तो ये आर्टिकल की बात करता है। ये किसकी टेबल थी, मेमोरेंडम की। ये वाली किसकी टेबल है बच्चों यहाँ पे, आर्टिकल की। तो टोटल कितनी टेबल हो गई, 10, 5 एमओ एंड 5 एओ। तो बच्चों टेबल एफ में क्या डिफाइन किया गया, आर्टिकल ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट वन, टेबल नंबर जी में क्या डिफाइन किया गया बच्चों यहाँ पर, आर्टिकल ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। पहले बच्चों को याद रखना, एमओ की स्टार्टिंग होती थी नॉट हैविंग से, इसकी कैसे होगी, हैविंग से, हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल एच में आएगा बच्चों यहाँ पे लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। बच्चों यहाँ पे गलती मत करना, जहाँ पर नोट है वहाँ नोट लिखना है, जहाँ हैविंग शेयर कैपिटल वहाँ हैविंग शेयर कैपिटल आपको लिखना है। ठीक है। टेबल आई क्या आएगी यहाँ पे, आर्टिकल ऑफ अनलिमिटेड कंपनी हैविंग, हैविंग शेयर कैपिटल। एंड टेबल जे बच्चों यहाँ पर आएगी दैट द अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। दैट्स योर पॉइंट। ठीक है। तो दिस इज योर टेबल, टेबल ए टू जे जो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है बच्चों, टेबल बच्चों यहाँ पे। ठीक है। अब बच्चों इसके अलावा इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें और आएंगी आपकी। ठीक है। पहले मैं आपको टॉपिक बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक और आपके यहाँ पर आएंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है एमओ एंड ओ में।
मेमोरेंडम का डेफिनेशन, आर्टिकल का डेफिनेशन एंड टेबल्स। अभी तक 3 चीज़ हमने पढ़ी है बच्चों यहाँ पे। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे हम क्या क्या टॉपिक और करने वाले हैं, दैट इज द कंटेंट। मेमोरेंडम की कंटेंट उसमें क्या क्या चीज़ आपकी बताई जाएंगी, मेमोरी में क्या क्या चीज़ आपकी आती है। सेकंड बच्चों यहाँ पे एक आर्टिकल का टॉपिक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों, एंट्रेंचमेंट क्या होता है। एंड थर्ड में बच्चों यहाँ पे आएंगे कुछ डॉक्ट्राइन, कुछ प्रिंसिपल। कौन कौन से आएंगे बच्चों यहाँ पे, टोटल 3 डॉक्ट्राइन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो 3 डॉक्ट्राइन हम यहाँ पे रीड करेंगे बच्चों यहाँ पे, जो बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो आओ जी, तो वन बाय वन करते हैं। पहले इसको नोट्स में पढ़ते हैं, नोट्स में कैसे लिखा गया है। क्लियर कैपिटल का तो हम कर चुके हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो आते हैं जी अपने चैप्टर एमओए पर। हाँ जी, तो बच्चों देखो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि मेमोरेंडम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग पढ़ चुके हैं कि मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। यहाँ पे दैट्स द पॉइंट। ये जनरल मीनिंग दे रहा है बच्चों, कंक्लूजन पढ़ लो, मुझे पता है। तो मैंने आपको बता दिया बच्चों, यहाँ पे टेबल ए बी सी डी ई, और जिस पैटर्न बताइए बच्चों उसी पैटर्न में आपको याद करनी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आप मुझे पता कर लोगे। कंटेंट पे आते हैं बच्चों यहाँ पे कि एमओए में क्या क्या कंटेंट लिखे जाते हैं। तो बच्चों जिसमें एमओए में जो पहला कंटेंट आता है दैट कॉल्ड द नेम क्लॉज। नाम से पहले नेम क्लॉज, तो उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, कंपनी का नाम, कि कंपनी का नाम अपने क्या रखा है। तो फर्स्ट क्लॉज में हमेशा क्या दिखाते हैं, मस्ट स्टेट द नाम नेम बाय विच ए कंपनी इज नोन, जिस नाम से कंपनी जानी जा रही है। तो याद रखना, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो वर्ड क्या आएगा, लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आएगा। लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी है बच्चों, याद रखना, उसको ना तो लिमिटेड वर्ड लिखने की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही उसको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड वहां पर लिखने की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको ना तो लिमिटेड वर्ड लिखना है, ना ही प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना है, ये आपको इसके अंदर याद रखना है। ठीक है, सेकंड बच्चों यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो मेमोरेंडम में जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज आता है ना, उसमें आप कंपनी का पूरा एड्रेस कभी डिफाइन नहीं करोगे। ठीक है, कंपनी का कभी पूरा पूरा एड्रेस नहीं आएगा। इसमें सिर्फ क्या आएगा, ओनली द नेम ऑफ स्टेट, द स्टेट ओनली, बस। तो एमओ में कभी पूरा एड्रेस नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखोगे, ओनली द नेम ऑफ स्टेट, बस। सपोज जैसे ऑफिस मान लो मेरा गुड़गांव में है, तो मैं क्या लिखूंगा, हरियाणा, नॉट गुड़गांव। तो एमओ में लिखा जाएगा ओनली हरियाणा। तो दैट्स योर पॉइंट। थर्ड वन बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज से बच्चे यहाँ पे क्या पता चलता है, कंपनी की पावर, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, तो उसकी सारी चीजें वहां पर लिखी जाती है। दैट इन द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। लायबिलिटी क्लोज बच्चों हमारा पहले हो चुका है, जो मेंबर की लायबिलिटी दिखाता था, लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय गारंटी, है ना। तो वही टॉपिक बच्चों यहाँ पे देखो, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, तो वही टॉपिक को डिफाइन कर रहा है बच्चों यहाँ पे, तो हम कर चुके हैं ये। एंड कैपिटल क्लोज बच्चों यहाँ पे क्या होता था बच्चों, इसमें जो 2 पॉइंट दे रखे ना, ये जो पॉइंट 1 है ये कैपिटल क्लोज होता है, मतलब जिसमें आप क्या दिखाते हो, सिर्फ याद रखना, एमओई में ओनली एंड ओनली ऑथराइज कैपिटल लिखी जाती है। और पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे और क्या लिखा जाता है एमओई में, कि किस किस ने कंपनी की कैपिटल खरीदी है, उसको बोलते हो सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसमें सब्सक्राइबर की डिटेल वहां पर लिखी जाती है। तो याद रखना, तो ऑथराइज कैपिटल में क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल जो रजिस्टर्ड हो चुकी है, और प्रॉपर इसको डिवाइड करके दिखाएंगे फिक्स अमाउंट एंड द नंबर ऑफ शेयर्स में। ठीक है, एंड सब्सक्राइबर की डिटेल, कि किस सब्सक्राइबर ने कितने वहां पर लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर लिखा जाएगा। एंड बच्चों एक क्लोज मैंने आपको बताया था, याद होगा, ओपीसी केस में क्लोज हो जाता है नॉमिनेशन क्लोज, तो इसी की बात कर रहे हैं, तो नॉमिनेशन क्लोज भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो ईजी है बच्चों यहाँ पर, तो दैट्स योर पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया है। ईजी है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा एमओए का जो बेसिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लोज यहाँ पर आएगा, दैट इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इसका बच्चों ये मीनिंग तो हम कर चुके हैं यहाँ पर, 2 क्लोज 5। इसकी डेफिनेशन याद होगा आपको, ओरिजिनली फ्रेम्ड, ऑल्टर टाइम टू टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक टॉपिक जो मैंने को लगा था, दैट्स कॉल्ड द एंट्रेंचमेंट। अब ये एंट्रेंचमेंट क्या होता है बच्चों, ध्यान सुनना बच्चों, ये यहाँ पर याद रखना, जब कंपनी में फॉलो करते हैं ना, तो कंपनी पर कंपनी एक्ट भी लगता है, कंपनी पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा है उस कंपनी को वो भी फॉलो करना पड़ता है। अब मान लो बच्चों कंपनी जेट कहता है कि तुम ना ये काम में कम से कम 5 मेंबर को इन्वॉल्व करोगे, किसी भी काम में, यानी ले लेते हैं किसी पर्टिकुलर एक्ट में आपको कम से कम 5 मेंबर को इन्वॉल्व करना है। आप कहते हो नहीं नहीं 5 से क्या काम चलेगा, हम तो 10 रखेंगे। एक्ट क्या कहेगा आपको, एक्ट कहेगा अच्छा ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, आपने 5, मैंने कहा था 5 तो फॉलो कर रहे हो।
अगर आप 5 से 10 कर रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं 5 कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो 2 से काम चलाऊंगा, तो फिर गलत हो जाएगा। तो वर्ड समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो एक्ट ने कहा आप उससे स्ट्रिक्ट सेंस में उसको जो लेकर जाते हो कि नहीं, एक्ट जो कह रहे हो तो हम फॉलो कर रहे हैं, बट उससे और स्ट्रिक्ट हम उसको पढ़ेंगे। तो इस तरह का कोई भी अगर पॉइंट अपने आर्टिकल में लिखा है, इस तरह का कोई भी प्रोविजन अगर अपने आर्टिकल में लिखा है, तो दिस इज कॉल्ड एंट्रेंचमेंट। उसको क्या बोला जाएगा बच्चों, यहाँ पे एंट्रेंचमेंट वहां पर कहा जाएगा। तो देखो वहां पे क्या लिखा गया, आर्टिकल में कंटेन द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट टू द इफेक्ट दैट, कि भाई उसको जो ऑल्टर किया जाएगा, जो कंडीशन लिखी जाएगी, इज मोर रेस्ट्रिक्टिव वे से उसको लिया जाएगा। और जब बच्चों ऐसे लिया जाएगा तो कैसे लिखोगे, या तो स्टार्टिंग में लिख दो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी केस में, ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों यहाँ पे कि फॉर्मेशन के टाइम पे क्या करना होता है, ये आपका सी एंटर लेवल पे आएगा। अब सिंपल याद रखो, फॉर्मेशन के टाइम पे एंट्रेंचमेंट को लिख सकते हो, कोई अदर फॉर्मेलिटी नहीं है। इन कॉपरेशन के बाद लिखते हो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा आर्टिकल में। कैसे करोगे, अगर प्राइवेट कंपनी करेगी तो सारे मेंबर से पूछेगी, हंट ऑल द मेंबर्स। और अगर पब्लिक कंपनी है तो सभी से नहीं पूछेगी, सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। स्पेशल का मतलब यहाँ पे अभी सिंपल याद रखो बस 75-25, मतलब 75% लोग एग्री होने चाहिए अगर ऐसा लिखते हैं तो। ठीक है, और बच्चों ये फॉर्म नंबर भी आपको लर्न नहीं करना है, भी आपको सी एंटर में याद करना पड़ेगा, अभी नहीं करना है। तो दैट्स योर पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया बच्चों, जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इजी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया बच्चों हमारा FGHI&J, डन बच्चों यहाँ तक। ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट। डिफरेंस मुझे पता आप कर लोगे, MO एंड AO का मैंने आपको बता दिया है। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है, दैट्स कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, और इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है। तो ध्यान सुनना बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर देखो, अल्ट्रा, अल्ट्रा का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड या फिर इन एक्सेस ऑफ, और वायरस का मतलब है पावर्स। तो बच्चों नाम से तो चल रहा है, अगर इन दोनों वर्ड को अगर मर्ज कर जाए, इन एक्सेस ऑफ द पावर्स मतलब कोई पर्सन अपनी पावर से बाहर जाकर काम कर रहा है, ये बोलेंगे ना कि एक पर्सन अपनी पावर से बाहर जाकर काम कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर, तो देखो जब ये जो वर्ड डिफाइन किया गया ना, दैट्स द पावर्स, दैट द पावर्स। कौन कौन सी पावर बच्चों यहाँ पे बताई गई है, नंबर 1 कि कोई भी कंपनी कंपनी जो ऑथराइज किया गया उससे बाहर जाके काम नहीं कर सकती। नंबर 2, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा गया उसके बाहर जाके काम नहीं कर सकती। तीसरा मत करना बच्चा यहाँ पे, तो 2 ही कर लेना कि यहाँ पर जो कंपनी एक्ट में ऑथराइज किया गया है वो करना है। नंबर 2, द इट फॉल्स आउटसाइड द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम, उससे बाहर जाके काम नहीं कर सकती। तो ऐसी पावर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, दैट्स कॉल्ड द अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन। अल्ट्रा वायरस क्या बोला गया, जो एक कंपनी अगर अपनी पावर से बाहर जाकर काम करती है, पावर का मतलब जो कंपनी एक्ट में ऑथराइज किया गया, जो कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज में बताया गया, उससे बाहर जाकर अगर काम करेगी, तो दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन। और याद रखना बच्चों, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन इज द वॉइड एब इनिशियो, उसको स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाएगा, उसकी कोई वैलिडिटी स्टार्टिंग से नहीं होगी। तो दैट्स योर पॉइंट, जो बच्चों यहाँ पे बताया गया है, उसकी स्टार्टिंग से कोई भी वैलिडिटी वहां पर नहीं मानी जाएगी। दैट्स योर पॉइंट। और बच्चों इसका केस का नाम आपको लर्न करना है, एसब्री रेलवे कैरिज, ध्यान सुनना बच्चों। एसब्री केस में क्या होता है, एक कंपनी ना कॉन्ट्रैक्ट करती है एक फर्म के साथ, किस चीज़ का, कि सर आप हमें फाइनेंस करोगे, पैसा दोगे हमें। जब ये कॉन्ट्रैक्ट बच्चों यहाँ पर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कंपनी ने बाद में देखा कि हम तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर ही नहीं सकते, इट इज अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन। कंपनी ने मना कर दिया कि भाई हम तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बट अब क्यों, देखो बच्चों यहाँ पर, ये देखो कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या क्या लिखा गया, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट में कहीं भी ये लिखा नहीं गया कि कंपनी वहां पर लोन ले सकती है, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा गया। तो जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट में रिची फर्म ने क्या कहा कि सर कैसे नहीं कर सकती है, देखो कंपनी के उसमें एक जर्नल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा गया है, और जर्नल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो क्या होता है, सब कुछ इंक्लूड करना। तो इसका मतलब कंपनी झूठ बोल रही है, कंपनी की तो विद इन द पावर है। तो बच्चों बाद में जब कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया तो कोर्ट ने क्या कहा कि ये नहीं, जर्नल में सब कुछ आ गया, लेकिन इसको हम इंटरप्रेट करेंगे इसके पड़ोसी, इसके स्पेसिफिक वर्ड के साथ, दैट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग। और कोर्ट ने इसके इंटरप्रिटेशन क्या की, ओनली सच कॉन्ट्रैक्ट्स could be covered in the general contract are in the some way related or corrective in the mechanical engineering. So this transaction is ultra virus transaction loan वाली and it is a void ab initio. तो ये बच्चों यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया था। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस बच्चे, एग्जाम में आपसे खाली ये एसब्री रेलवे कैरीज केस भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है कि इसमें क्या क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो दैट्स योर प्रोविजन जो यहाँ पर बताया गया है।
ठीक है। सेकंड केस बच्चों यहाँ पे क्या आता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बच्चों जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ना, बहुत ईजी है, यहाँ पे ध्यान सुनना। ये जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस यहाँ पे बनाया गया, ये आउटसाइडर के तो अगेंस्ट बना गया, अगेंस्ट द आउटसाइडर। और ये जो फेवर में रखा गया, ये कंपनी के फेवर में रखा गया, अगेंस्ट आउटसाइडर बट फेवर इन द कंपनी। और बच्चे यहाँ पे वो क्या बोलता है, यहाँ पे क्या कहता है कि अगर एक कंपनी ना जब रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी के मेमोरेंडम को भी रजिस्टर कराना पड़ता है, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी रजिस्टर कराना पड़ता है। और अगर कंपनी के जब एमओएन रजिस्टर हो जाते हैं, इट बिकम्स पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई भी कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल को अच्छे से पढ़ सकता है। और इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आउटसाइडर ही लायबल होगा, आउटसाइडर को ही मानेंगे कि उसने क्यों नहीं पढ़ा। अजीब बात है ना बच्चों यहाँ पे। तो मतलब ये क्वेश्चन नोटिस क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा गया, वंस रजिस्टर्ड द एमओएनए बिकम द पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड देयरफॉर एवरी पर्सन, जो भी कंपनी से डील कर रहा है उस केस में ये माना जाएगा कि कंपनी को उसने मेमोरेंडम और आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लिया है, ही हैज अंडरस्टूड द प्रोविजंस ऑफ एमओएनए करेक्टली, उसने अच्छे से उसको रीड कर लिया है। और अगर नहीं किया होगा तो उस केस में याद रखना, आउटसाइडर इज लाइबल, या आप ऐसे बोल सकते हो, आउटसाइडर कैन नॉट एनफोर्स टू द कंपनी। ठीक है, कंपनी को एनफोर्स नहीं कर सकता, तो दैट्स ही कैन नॉट एनफोर्स सच ए कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द कंपनी, वो नहीं कर पाएगा। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर जो दिया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ कस्टम नोटिस। जैसे केस बच्चों यहाँ पे दिया गया, कंपनी ने बच्चों आर्टिकल में लिखा था कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, एमडी साइन करेगा, सेक्रेटरी साइन करेगा, वर्किंग डायरेक्टर साइन करेगा। लेकिन साइन सिर्फ किसने किया, सीएस ने और वर्किंग डायरेक्टर ने सिर्फ साइन किया। तो देखो इस केस में यहाँ पे क्या बोला गया कि जो मॉर्गेज डीड है वो इनवैलिड हो जाएगी, रीजन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा, इवन चाहे कंपनी ने, चाहे आउटसाइडर ने सारा काम गुड फेथ में किया हो, चाहे वो बेनिफिट हो, तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम गलती आउटसाइडर की मानेंगे कि भाई आपको कंपनी के आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था। ठीक है, अगर एमडी ने सिग्नेचर नहीं किए तो वो डीड स्टार्टिंग से वैलिड नहीं मानी जाएगी। दैट्स योर पॉइंट। ठीक है, तो अल्ट्रा वायरस क्या पढ़ा बच्चों हमने, जो अगर हम अपनी पावर से बाहर जाके काम करते हैं तो दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन एंड इट इज वॉइड एब इनिशियो। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मैंने आपको क्या बताया बच्चों, कि जब मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, और पब्लिक डॉक्यूमेंट बनने के बाद कोई भी पर्सन उसको रीड कर सकता है। तो इसका मतलब कंपनी ये मानकर चलेगी कि जो बाहर का पर्सन है जो हमारे से कॉन्टेक्ट कर रहा है, उसने कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल अच्छे से रीड कर लिया है। ठीक है यहाँ पे, तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों जो यहाँ पे बताया गया है। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर जो दिया गया कंपनी का, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब बच्चों इंडोर मैनेजमेंट ना आप ये कह सकते हो, इट इज द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसका अपोजिट हो गया बच्चों यहाँ पर ये। अब बच्चों एक्सेप्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या बताया गया वो तो आप पढ़ चुके हो। अब उसके एक्सेप्शन में क्या आएगा, अपोजिट आ जाएगा, फेवर में आउटसाइडर के आ गया है, अगेंस्ट कंपनी के आ गया है। अब तो ध्यान सुना, इंडोर मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट, मतलब कंपनी के अगर इंटरनल मैनेजमेंट की कोई रिक्वायरमेंट आ रही है तो आउटसाइडर इज नॉट लाइबल। आउटसाइडर की कोई ड्यूटी नहीं है कि वो कंपनी में बैठ के कंपनी में ये सारी इंटरनल मैनेजमेंट को फॉलो करेगा। वो तो क्या मान के चलेगा कि कंपनी ने इंटरनल फॉर्मेलिटीज तो कंप्लीट कर दी होगी, उसको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि की है नहीं की है, आपको वहां पर ये चीज चेक करने की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं है बच्चों। वहां पे तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया बच्चों, यहाँ पे ये किसके फेवर में आएगा, आउटसाइडर के। और यहाँ पे प्रेजेंस ली जाती है आउटसाइडर की तरफ से कि जो भी पर्सन डील कर रहा है वो क्या करेगा, आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्वायर अबाउट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, एंड वो क्या एज्यूम करके चलेगा, इंटरनल प्रोसीडिंग ऑफ द कंपनी आर कंसर्न एवरीथिंग हैज डन रेगुलरली, वही मान के चले कंपनी ने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो कंपनी इज लाइबल नॉट आउटसाइडर। तो दैट्स योर पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब जो जैसे केस यहाँ पर दिया गया, रॉयल ब्रिटिश बैंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। जैसे एसबरी केस सबसे इंपॉर्टेंट था, ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करना है। अब जो इस केस में जो क्या लिखा हुआ था, कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ था कि कंपनी अगर किसी से भी लोन लेगी ना तो वो मेंबर से अप्रूवल लेगी। अब मेंबर से अप्रूवल लेने का काम तो कंपनी का होगा, इट इज इंटरनल फॉर्मेलिटीज, कंपनी ने अप्रूवल नहीं लिया तो क्या जो लोन दे रहा है जो बैंक है, क्या वो लाइबल होगा, तो आंसर इज नो, बैंक वहाँ पे लाइबल नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, अगर वो विदाउट एनी ऑथराइजेशन ले रहे ना तो उस केस में वो, हाँ जी क्या कहेंगे, तो उस केस में वो बैंक को लाइबल नहीं बता सकते, वॉइड नहीं कह सकते। ठीक है, आप बैंक को नहीं कह सकते कि आपको नॉलेज होनी चाहिए थी।
क्यों? क्योंकि वो किसका पार्ट था? वो एक इंटरनल फॉर्मेलिटीज का पार्ट था जिसको फॉलो वहां पर करना पड़ेगा। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, जो यहाँ पे बताया गया है। हाँ जी, इसके बच्चों यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन इसके आते हैं बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है बच्चों। एक्सेप्शन का मतलब क्या है यहाँ पे? जो कंपनी, देखो इन जनरल क्या बोलते थे, आउटसाइड इज नॉट लाइबल, लेकिन कुछ केस ऐसे जहां हम कह रहे हैं आउटसाइडर भी लाइबल हो सकता है, ठीक है। और वो कौन कौन से केस यहाँ पर आएंगे, ध्यान सुनना। हम यहाँ पे जनरली कहना क्या चाहते हैं, आउटसाइडर इज लाइबल फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए उसको भी हम लाइबल बता रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट क्या लिया गया, अगर मान लो उसको पहले से नोटिस मिल चुका था, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उसको नोटिस मिल चुका था कि भाई कंपनी ना इंटरनल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट नहीं कर पाएगी, और उसके बावजूद कह रहे हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो आंसर इज यस, कि अगर आउटसाइडर को पहले ही अगर नॉलेज दे दी गई थी कि भाई कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाएगी, कंपनी इंटरनल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं कर सकती है, तो नाउ हु विल बी लाइबल? नाउ आउटसाइडर इज द लाइबल। बच्चों ये ना आपको इसमें केस स्टडीज नहीं करनी है, आपको जर्नलिस्ट में बस ये लाइन याद रखनी है, रूल डज नॉट प्रोटेक्ट द एनी पर्सन व्हेन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज नोटिस, चाहे एक्चुअली या कंस्ट्रक्टिव, ऑफ द इरेगुलरिटीज, ठीक है। कंपनी उसको नोटिस दे चुकी थी, बता चुकी थी उसको अबाउट द इरेगुलरिटीज। सेकंड बच्चों यहाँ पे सस्पिशियंस, या फिर कह सकते हो नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस ऑफ द आउटसाइडर। और नेग्लिजेंस का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे जहां पर ना आउटसाइडर को कुछ शक हो रहा है कि ये गलत कर रही है, कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, ये फ्रॉड वाला पर्सन नहीं वाला, और उसने जान उसकी इंक्वायरी की नहीं, जहां उसको लगता था कि कंपनी गलत कर रही है और जहां उसकी इंक्वायरी बनती थी उसने इंक्वायरी नहीं की, तो बच्चों उस केस में मुझे बताओ हु विल बी लाइबल? तो याद रखना, नाउ आउटसाइडर इज द लाइबल। जैसे बच्चों एक पर्सन आपके पास आता है, जी मैं LIC एजेंट हूँ, आपको बाद में पता चलता है कि वो LIC एजेंट था ही नहीं, तो आपकी ड्यूटी क्या बनती थी जब कॉन्टेक्ट कर रहे थे? आपकी ड्यूटी बनती थी चेक करने की क्या वो वाकई एजेंट है या नहीं है, ये आपकी वहां पर ड्यूटी बनती थी बच्चों, चेक करने की। तो दैट्स योर पॉइंट जो बच्चों यहाँ पर बताया गया है। तो दैट इज द डॉक्ट्रिन इन नो वे रिवॉर्ड्स हु बिहेव नेग्लिजेंटली, जो बिहेव नेग्लिजेंट करते हैं उसके लिए रूल नहीं बना हुआ, ठीक है। जहां पर वो पर्सन था उस पुट अपॉन इंक्वायरी, फॉर एग्जांपल ट्रांजेक्शन कोई अनयूजुअल थी, ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं थी, तो आउटसाइडर की ड्यूटी क्या बनती थी? टू मेक द नेसेसरी इंक्वायरी, जो उसने नहीं किया। तो अगर उसने नहीं किया तो भाई अब आउटसाइडर ही पछताएगा, आउटसाइडर को देखना पड़ेगा, बाकी कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चा यहाँ पे। नेक्स्ट बच्चा पे फोर्जरी। अब फोर्जरी बच्चों कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे MD का था, MD को साइन करने थे, CS को करने थे, डायरेक्टर को साइन करने थे। मान लो बच्चों CS ने और डायरेक्टर ने सिग्नेचर कर दिए, MD ने नहीं किए थे, और CS ने या किसी डायरेक्टर ने या किसी और पर्सन ने क्या किया, MD के फोर्थ सिग्नेचर कर दिए। अब तो देखा जाए तो आउटसाइडर की भी गलती नहीं है, लेकिन मुझे बताओ जो डॉक्यूमेंट किया गया उसकी क्या वैलिडिटी रहेगी? तो उन्होंने उस डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे बताया, उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर आउटसाइडर एनफोर्स नहीं कर सकता। रीजन, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट तो वॉइड एब इनिशियो हो चुका है। तो किस वजह से हुआ है? क्योंकि उस पर वो सिग्नेचर जो थे वो फ्रॉड थे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, ओनली टू द इरेगुलरिटीज बट इट कैन नॉट अप्लाई टू द फोर्जरी, जो बाद में क्या हो चुका है, नलिटी। नलिटी मतलब बच्चों यहाँ पे जो पहले से ही आपका वॉइड हो चुका है, हम उसको यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट आ गए यहाँ पे? नंबर 1 एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस, नंबर 2 दैट इज द, हाँ जी, सस्पिशियंस या नेग्लिजेंस, नंबर 3 दैट द फोर्स, एंड फोर्थ बच्चों यहाँ पे एक्ट आउटसाइड अथॉरिटी। बच्चों एक्ट आउटसाइड अथॉरिटी में चाहता हूँ पहले आप एग्जाम्पल पढ़ो, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। प्लेंटिफ ने ना बच्चों ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट किया, लेकिन किससे किया? कंपनी के अकाउंटेंट से। अब भाई इस अकाउंटेंट के पास पावर है नहीं है, देखो यहाँ पे क्या अकाउंटेंट के पास कंपनी की ऑर्डिनरी पावर होती है? आंसर इज नो। क्या इसको अलग से स्पेशल पावर दी गई है? हो सकता है ना दी हो, और आपने ऐसे पर्सन से खरीद लिया, तो मतलब ये पर्सन क्या कर रहा था? अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर रहा था, तो बाद में आप कंपनी को लायबल नहीं बता सकते। आपको चेक करना चाहिए था क्या इसके पास ये ऑर्डिनरी पावर होती है नहीं होती है, नहीं होती है तो क्या कंपनी ने इसको स्पेशली ऑथराइज किया है? वो भी नहीं किया, तो भाई अब अगर आप कॉन्टेक्ट करोगे ना तो आप ही लायबल हो। तो ध्यान से पढ़ो यहाँ पे, प्लेंटिफ शुड हैव सीन, उसकी पावर ऑफ अटर्नी चेक करनी चाहिए थी, क्या उसको पावर अटर्नी मिली है नहीं मिली है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, आउटसाइड अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता अगर कोई ऑफिसर काम कर रहा है जो या तो नंबर 1 उसकी पावर में नहीं आता, ठीक है, और ना ही उसको डेलीगेट किया गया है। तो उस केस में आप किसको लाइबल बताओगे बच्चों? यहाँ पे हम उस केस में आउटसाइडर को वहां पर हम लाइबल बताएंगे कि भाई आपको चेक करना चाहिए था, आपको इंक्वायरी करनी चाहिए थी। तो बच्चों एग्जाम में ना ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ द इंडोर मैनेजमेंट, तो आपको प्रॉपर वे से डिफाइन करके आना है, जो जो चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये कंपनी लॉ की रिवीजन पूरी होती है,
इसमें मैंने आपको फर्स्ट यूनिट जो आपकी फर्स्ट रिवीजन क्लास थी उसमें मैंने आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 आपको रिवाइज करवा दिया है। एंड नाउ हम यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 ये हम पूरी पूरी बच्चों रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो टिल नाउ आपको बस अभी इतना ही करना है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नई रिवीजन क्लास करेंगे, तब तक ओके बच्चों, बाय बाय।